हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का बना रहे हैं जिसको F.W. टेलर साहब ने दिया था, उसमें मैंने कुल 4 उनके प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत अच्छे ढंग से आपके ब्लैक बोर्ड पर मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने पहली वीडियो में इसी में बताया था, जो 27 तारीख को मैंने अपलोड किया है, कि टेलर साहब ने 2 कॉन्सेप्ट लिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। पहला प्रिंसिपल्स, दूसरा टेक्निक्स। तो प्रिंसिपल्स तो एक्सप्लेन हो चुका है। आज टेक्निक के बारे में हम आपको बताएंगे। 2 वीडियो बनेगा, एक वीडियो आज, एक वीडियो नेक्स्ट। तो सबसे पहले टेक्निक के बारे में टेलर साहब का सबसे पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। ये सबसे पहला फंक्शनल फोरमैनशिप। इसको समझाने के लिए टेलर साहब 2 डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल हमारे सामने रखते हैं। अगर इस तरह से उस डिपार्टमेंट में काम किया जाए तो ऑप्टिमम लेवल पर कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो सकता है। पहला डिपार्टमेंट आपका है प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा है प्रोडक्शन इंचार्ज, और ये फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में आते हैं। ये दोनों इंचार्जेस फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में आते हैं। फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में जो दोनों है, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, इनको 4 स्टेप में काम करने को मिस्टर टेलर साहब बताते हैं। अब वो 4 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले प्लानिंग इंचार्ज की हम बात करते हैं। प्लानिंग इंचार्ज में 4 स्टेप्स है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरियन। ये 4 व्यक्ति मिलकर के जो प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में काम करते हैं, अपने अपने क्षेत्र के लिए अपने अपने अधिकार को बहुत अच्छे ढंग से वहां पर लागू करेंगे। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की क्या जिम्मेदारी होगी? क्योंकि ये जो भी है प्लानिंग इंचार्ज या प्रोडक्शन इंचार्ज, जिनके अंडर में 4 लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वर्कमैन के लिए काम करेंगे, यानी वर्कर्स के लिए। वो क्या करेंगे? क्योंकि फैक्ट्री मैनेजर का काम है सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की जिम्मेदारी है कि जितने भी काम करने के उनके डिपार्टमेंट में, यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट में जितने भी काम करने के स्टेप्स हैं, तरीके हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से लिख करके, समझा करके वर्कर्स को बता दिया जाए कि किस तरह से, कैसे, कब, कहां, क्या काम करना है। सब कुछ वेल डिफाइंड होना चाहिए। यह काम कौन करेगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। और ये सब कुछ स्टूडेंट्स रिटेन हो तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सपोज करिए कि उन्होंने समझा दिया कि प्लानिंग इंचार्ज ने, वर्कर्स अक्सर देखा जाता है थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, हो सकता है कि वो भूल जाए, या हो सकता है कि वो सुनने के बाद आधी बात एडॉप्ट कर पाए, आधी बात एडॉप्ट ना कर पाए। तो जब वो काम करने जाएंगे तो कंफर्म उनको कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा और समय की सबसे ज्यादा बर्बादी होगी। तो इसीलिए अगर रिटन होगा तो अगर मान लीजिए उनको कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, भूल गए हैं या और कुछ, यानी निगेटिव एस्पेक्ट्स में, वो उसको देख करके समझ सकते हैं। अगर उनके समझ में नहीं आ रहा है तो अपने प्लानिंग इंचार्ज से जाकर के उसको वो समझ सकते हैं और फिर अपना काम करेंगे। ये हो गया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की जिम्मेदारी। वर्कर को बताएगा, समझाएगा,
और मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। वर्कर को कोई कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क से वो बहुत आसानी से फिर से समझ सकता है, जान सकता है। दूसरा आते हैं रूट क्लर्क कि स्टूडेंट्स, जो कि फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री के लिए यहां पर एग्जाम्पल लिया गया है, तो यहां पर हर काम करने का एक प्रॉपर रूट यानी रास्ता बनाया गया है। कभी स्टूडेंट्स आप लोग ऑटोमोबाइल जहां पर असेंबल्ड होती है यूट्यूब पर देखिएगा, मिल जाएगा, या कहीं जाइएगा जहां पर ऑटोमोबाइल असेंबल होती है, आपकी बाइक वगैरह, आप देखिएगा स्टूडेंट्स, हर चीज एकदम सिस्टमेटिक वे में रखी गई है, जिसको कि मिस्टर एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने कहा है ऑर्डर में। ऑर्डर मीन्स आदेश वहां पर नहीं, टू पुट ईच एंड एवरीथिंग एट देयर प्रॉपर प्लेस। वही चीज यहां पर स्टूडेंट्स रूट क्लर्क में है कि हर चीज का, हर काम करने का एक रूट डिसाइडेड होगा, जो भी प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर में वर्कर या एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उस रूट को फॉलो करके वो अपना काम बहुत आसानी से करेंगे। इससे जो सबसे बड़ी बचत होगी वो है टाइम की। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम की बहुत बड़ी कीमत होती है। तो ये काम रूट क्लर्क डिसाइड करेगा कि काम करने का रूट यानी रास्ता यानी तरीका क्या है। नेक्स्ट आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इतना दो तो हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, रूट डिसाइड हो गया। अब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की जिम्मेदारी होती है कि हर वर्कर के ऊपर नजर रखें कि कौन वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में काम कर रहा है, कौन से वर्कर्स स्टैंडर्ड टाइम के कम में इफिशिएंटली काम कर रहे हैं, और कौन से वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा वक्त ले रहे हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स हर वर्कर की एक टाइम शीट तैयार होती है। वर्कर के नाम से उनको स्टैंडर्ड बता दिया गया कि इस स्टैंडर्ड टाइम में आपको काम करना है। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कम समय में लेस क्वालिटी में ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। क्वालिटी एज इट इज रहेगी। कुछ वर्कर्स एम्प्लॉइज ऐसे होंगे जो उसी स्टैंडर्ड टाइम में अपने काम को अच्छे ढंग से कर लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कम समय में उसी स्टैंडर्ड के लेवल का काम कर लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो उसी स्टैंडर्ड काम को ज्यादा समय लेंगे। तो यहां पर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की जिम्मेदारी होती है कि हर वर्कर और हर एम्प्लॉय के ऊपर नजर रखें कि कौन से वर्कर लेस स्टैंडर्ड टाइम में काम कर रहे हैं, कौन सा वर्कर ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम में काम कर रहे हैं, कौन से वर्कर ऑप्टिमम स्टैंडर्ड टाइम में काम कर रहे हैं। तो ये तैयार हो गया। फिर डिसिप्लिनेरियर, जैसा कि हम आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, किसी भी जगह के प्रोग्रेस के लिए, इवन हमारे आपका घर हुआ, मोहल्ला हुआ, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, या कहीं पर हुआ, वहां पर अनुशासन यानी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ये लोग चाहे जितने एफिशिएंटली काम करें, प्लानिंग इंचार्ज चाहे जितने अच्छी योजना अपनी बना ले, फैक्ट्री मैनेजर चाहे जितना अच्छा इंस्ट्रक्शन या अपने डिपार्टमेंट को बना ले, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो शायद काम नहीं हो पाएगा। अगर काम होगा तो उसके सफलता की संभावना बहुत कम होगी। और अगर उसी जगह डिसिप्लिन आ गया तो अपने आप काम बहुत तेजी से एक सिस्टमेटिक वे में होता चलेगा। तो फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में जो पहला डिपार्टमेंट था, पहला था प्लानिंग इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में ये 4 लोग रहेंगे।
ये चारों लोग अपना अपना काम जैसा कि उनके नेचर का है, चाहे वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हो, चाहे रूट क्लर्क हो, चाहे टाइम कॉस्ट क्लर्क हो, चाहे डिसिप्लिनरी हो, अपना अपना काम बखूबी निभाएंगे और सब काम रिटन होगा, जिससे कि इवैल्यूएशन करने में आसानी हो, पता लगाने में आसानी हो कि कहां पर कौन से वर्कर थोड़ा सा फेल्योर है या फेल्योर नहीं है, या कहां सुधार करने की जरूरत है, या कहां और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि बिना इवैल्यूएशन किए हम लोग वो नहीं पा सकते हैं कि अब हम लोग की प्रोग्रेस का स्टेप कैसे या किस डायरेक्शन में उठाएं। तो ये तो हो गया पहला प्लानिंग इंचार्ज। अब आता है स्टूडेंट फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज। इसमें भी वो टेलर साहब कहते हैं कि 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि प्लानिंग इंचार्ज में 4 लोगों की जरूरत पड़ी थी। पहला क्या होगा? स्पीड बॉस। यहां पर क्या है? रूट क्लर्क। रूट माने आपको रास्ता दिखा दिया गया, अब उस रास्ते पर चलने के लिए कितनी स्पीड की जरूरत है ये तय करेंगे स्पीड बॉस। ऐसा नहीं कि मनमानी तरीके से तय कर लेंगे। स्पीड बॉस काम करने की स्पीड को तय करने से पहले पूरी की पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद तब जाकर के वो अपना काम करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स इस समय बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से चल रहा है। जो हमारे यहां रेलवे ट्रैक है, कुछ को छोड़ करके कुछ ट्रैक बहुत अच्छे हैं। अगर एक नॉर्मल ट्रैक पर बुलेट ट्रेन चला दी जाए तो डिस्ट्रक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बुलेट ट्रेन चलाने के लिए यह रूट ठीक ही नहीं है। इसी तरह से हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए ट्रैक चाहिए। ठीक यही काम मिस्टर टेलर साहब कहते हैं अपने फंक्शनल फोरमैनशिप में कि स्पीड बॉस सब चीज के एनालाइज करने के बाद काम किस गति से करना है, किस स्पीड से करना है, ये वर्कर एम्प्लॉइज को वो इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस देंगे। दूसरा होता है गैंग बॉस। स्टूडेंट्स, कई वर्कर्स को मिला करके एक हेड को बनाया जाता है। उसी हेड के अंडर में पूरे के पूरे वर्कर्स काम करेंगे। कहीं 10 होते हैं, कहीं 15 होते हैं, कहीं 20 होते हैं, कहीं 7 होते हैं। वो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उन सब के हेड को गैंग बॉस के नाम से जाना जाता है। गैंग बॉस के अंडर में पूरा का पूरा काम होगा। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेकर के हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप लोग रोज देखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मैं नई चीज बता रहा हूं। जो चीज आप लोग रोज देखते हैं उसी रोज देखी हुई चीज को हम बहुत सिंपल तरीके से आपके पास बताने की कोशिश करते हैं कि शायद आप बहुत जल्दी से उसको टैकल कर लें और सीख लें। आजकल हमारे आपके सड़कों पर, गलियों में कूड़ा उठाने वाले आते हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान में ये बहुत तेजी से कॉन्सेप्ट चल रहा है। जितने भी कूड़ा उठाने वाले हैं सबका कोई ना कोई एक बॉस होगा। उन्हीं के अंडर में जो भी 10, 15, 20, 25 या जो भी संख्या हो, सब कूड़ा उठाने वाले व्यक्ति, जिनको कि सफाई कर्मी कहा गया है, वो काम करेंगे। इंस्ट्रक्शन कौन देगा? वही व्यक्ति। ऐसा नहीं कि रोज रोज इंस्ट्रक्शन देंगे। बहुत अच्छे ढंग से एक बार उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, रोज उसी इंस्ट्रक्शन पर काम हो रहा है। ठीक इसी तरह से अब तो ट्रैक बहुत बदल गया स्टूडेंट। रेलवे ट्रैक को आप देखिए। रेलवे ट्रैक के बीच में अगल बगल गिट्टी पड़ी होती है सफेद कलर की। उस सफेद गिट्टी को करीब करीब पर डे चेक किया जाता है कि ट्रैक पर सब जगह सफेद गिट्टी अच्छे ढंग से पड़ी हुई है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए आप कभी देखिए स्टूडेंट,
उसको चेक करने के लिए एक एम्प्लॉय डिजिग्नेशन होती है TXR। आप देखिएगा ट्रैक पर एक कुर्सी पर गाड़ी नुमा कुर्सी होती है, उसी कुर्सी पर बैठ करके वो व्यक्ति ट्रैक चेक करते हैं। अब तो खैर बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ गई, वो ट्रैक चेक कर रही है, लेकिन अभी भी है। जब वो जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कहां पर थोड़ी भी कमी है। बड़ी कमी नहीं होगी, क्योंकि बड़ी कमी तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, खत्म की जा चुकी है। वहीं पर उनके साथ साथ तो वो भी चलते हैं, वर्कर भी चलते हैं। वहीं पर या जहां पर कमी होगी वहां पर वर्कर पहुंच जाएंगे, वहीं पर उस ट्रैक को सुधार दिया जाएगा। उस व्यक्ति को कहा गया गैंग बॉस। नेक्स्ट आता है रिपेयर बॉस। चूंकि वर्कर एम्प्लॉइज अब काम करने जा रहे हैं प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में, मशीन पर काम होगा, तो मशीन प्रॉपर तरीके से बिना किसी बाधा के काम करती जाए, जिससे कि न तो वर्कर को कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी मुसीबत तकलीफ हो, न तो समय की ज्यादा बर्बादी हो। यानी हर मशीन को एकदम प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखने की जिम्मेदारी रिपेयर बॉस की होती है। इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी करते हैं। आप लोग अपनी बाइक को कुछ दिन के बाद सर्विस सेंटर पर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? मत ले जाइए। इसलिए ले जाते हैं कि कुछ दिनों के चलने के बाद या कुछ किलोमीटर के चलने के बाद उस बाइक को ठीक कराना जरूरी हो जाता है। हो सकता है कि कुछ उसमें कमी आ गई हो, क्योंकि बाइक में जो लुब्रिकेंट्स पड़ता है, जिसको मोबिल के नाम से आप लोग जानते हैं, कुछ समय चलने के बाद उस लुब्रिकेंट में खराबी आ जाती है और उसी लुब्रिकेंट के ऊपर पूरा का पूरा बाइक का इंजन होता है। अगर लुब्रिकेंट खराब हो गया तो धीरे धीरे बाइक के इंजन पर भी असर आता चला जाएगा। इसीलिए कुछ समय के बाद आप लोग खुद अपनी बाइक को सर्विस सेंटर पर ले जाते हैं कि वहां पर जो भी उसमें कमी आ गई है उस कमी को दूर कर दिया जाए और फिर हमारी बाइक आसानी से फिर चल सके जैसे पहले चलती थी। यानी रिपेयर कराने आप ले गए, ठीक वही काम यहां पर रिपेयर बॉस का होता है कि जितनी भी मशीन उसके डिपार्टमेंट में है, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, सब मशीन को प्रॉपर तरीके से रखना ये रिपेयर बॉस की, जहां जब जिसकी रिपेयर की जरूरत हो, काम करने से पहले उसका रिपेयर हो जाना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि काम करने के दौरान मशीन खराब हो जाती है। जैसे सपोज करिए आप बाइक लेकर के गए, सब कुछ अच्छा है, आगे जाकर के कुछ आगे जाकर के बाइक पंचर हो गई, तो ये कैजुअलिटी अलग चीज है। इस कैजुअलिटी को कोई नहीं रोक सकता है, इस कैजुअलिटी को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन प्रॉपर तरीके से मशीन को रखने की जिम्मेदारी, जिससे कि प्रोडक्शन बहुत आसानी से चलता रहे, यह जिम्मेदारी होती है रिपेयर बॉस की। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम करना क्या है? मेन एक काम होता है टू इंस्पेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल स्टेप्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो भी सिचुएशन आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, उस डिपार्टमेंट में सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, इसको जांचने की जिम्मेदारी इसकी है। ठीक वही चीज जैसे यहां पर, हालांकि दोनों में अंतर है डिसिप्लिनरी और इंस्पेक्टर में, क्योंकि इसलिए मैं इसको जोड़ रहा हूं क्योंकि इंस्पेक्टर को डिसिप्लिन्ड वे में काम करना बहुत जरूरी है। अगर ये डिसिप्लिन्ड वे में अपना काम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये तीनों लोग अपने आप डिसिप्लिन्ड वे में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा किया गया काम चेक किया जाएगा इंस्पेक्टर के द्वारा। अगर ये अपनी जिम्मेदारी डिसिप्लिन्ड वे में करते हैं तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर होगा कि अगर मैंने डिसिप्लिन्ड वे में अपने काम को नहीं किया, जो भी काम इनको अलॉट किया गया
चाहे वो स्पीड बॉस के रूप में, चाहे गैंग बॉस के रूप में, चाहे रिपेयर बॉस के रूप में, तो हमारे ऊपर फिंगर रेज हो सकती है, हमको पनिशमेंट मिल सकता है, हमारी वर्किंग कंडीशन पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। तो ये जो स्टूडेंट्स एफडब्ल्यू टेलर साहब ने सबसे पहले अपनी टेक्निक बताई फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें उन्होंने फैक्ट्री मैनेजर का एग्जाम्पल लेकर के ये चीज बता दिया है। तो सबसे पहला तो फंक्शनल फोरमैनशिप हो गया। अब चलते हैं स्टूडेंट दूसरे पर, इसको मिटा दें जिससे कि हमको समझाने में और आसानी हो। दूसरी टेक्निक है दूसरी टेक्निक स्टूडेंट्स टेलर साहब बता रहे हैं अपने टेक्निक में स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। आज यही दो चीज हम करके करेंगे, बाकी जो कुछ और बचेगा वो तीसरे वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर टेलर साहब बताते हैं अपनी टेक्निक में कि सभी काम को करने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। सभी काम को करने का स्टैंडर्ड बनेगा कैसे? स्टैंडर्ड बनाने के लिए पूरी की पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, चेक किया जाएगा। यह सब चेक कौन करेगा? एक एक्सपर्ट की टीम। एक एक्सपर्ट की टीम सब कुछ चेक करने के बाद वो एक स्टैंडर्ड बनाएंगे। वो एक स्टैंडर्ड बनाएंगे। अब वो स्टैंडर्ड ऐसा बनता है स्टूडेंट्स कि सभी वर्कर एम्प्लॉय अगर थोड़ा भी काम करने की इच्छा है उनकी तो वो कर लेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत हाई स्टैंडर्ड बनता है, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल लेवल का स्टैंडर्ड बनाया जाता है, उस स्टैंडर्ड को सभी को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा? वर्किंग कंडीशन को एनालाइज किया जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस को एनालाइज किया जाएगा, एम्प्लॉइज वर्कर्स के कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को एनालाइज किया, यानी एक एक स्टेप को एनालाइज करके तब जाकर के एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। तो पहला तो काम ये हो गया इसमें स्टैंडर्डाइजेशन में। जब वो स्टैंडर्ड बन जाएगा, जैसा अभी मैंने बताया, स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई नहीं होता है। उस स्टैंडर्ड पर कैसे हर व्यक्ति बहुत आसानी से काम कर पाएगा। जैसे स्टूडेंट्स हम आपको बताएं, कुछ आपके जिंदगी में जरूर ऐसे टीचर आए होंगे जिनका लेक्चर या जिनकी पढ़ाई हुई चीज आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। आप रिकॉल करिएगा अपने आप को, चाहे आप जिस स्टैंडर्ड के या पढ़ाई आपकी खत्म हो चुकी हो, रिकॉल अपने को करिएगा तो पक्का कुछ न कुछ ऐसे आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स होंगे आपकी जिंदगी में। हो सकता है वो नर्सरी केजी 1 2 3 4 के हो सकता है मिडिल लेवल के हो सकता है सीनियर सेकेंडरी लेवल के हो सकता है ग्रेजुएशन लेवल के हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, या किसी लेवल के हो। कोई ना कोई रिस्पेक्टेड टीचर आपके जिंदगी में जरूर आए होंगे, किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं वो, जिनकी पढ़ाई हुई चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। उसके दो कारण हैं। पहला, नो डाउट टीचर की कैपेबिलिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, उनके पढ़ाने का तरीका अन्य टीचरों के पढ़ाने के तरीके से शायद कुछ आसान होगा, सिंपल। दूसरा, जब आपके ऊपर वो असर पड़ा तो आप उधर अपने को डाइवर्ट कर लिए। दोनों के कोऑपरेशन से
आपकी वो सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत आसान होगी। ठीक यही चीज मिस्टर F.W. टेलर साहब अपने सेकंड टेक्निक में बताते हैं कि स्टैंडर्ड तो मेंटेन करिए ही करिए, स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना ही करना पड़ेगा, साथ ही काम करने का बहुत ही सिंपल और सरल तरीका आपको वर्कर्स एम्प्लॉय के सामने रखना पड़ेगा। क्योंकि जो भी वर्कर होगा, मैंने अभी बताया है, हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा ना हो, वो आप ही के डायरेक्शन पर काम करेगा। तो अगर आप उसको सरल तरीका बता देंगे तो बहुत आसानी से वो अपने काम को बिना किसी डाउट के, और मैं सच बताऊं, बहुत ही हंसी खुशी वो अपना काम कर लेगा। और किसी भी काम को मन से किया जाए तो वो काम शायद गलत होने की संभावना ना के बराबर होती है। दूसरा टेलर साहब इसी में बताते हैं कि जितने भी वर्कर्स एम्प्लॉइज हैं, उनको उनके काम करने की वर्किंग कंडीशन एक बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिससे वो बहुत आसानी से उस वर्किंग कंडीशन में काम कर सकें। उनको सैलरी या वेजेस जो भी दिया जा रहा है एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए। क्योंकि अगर सैलरी वेजेस स्टैंडर्ड का नहीं है, देखिए पैसा कमाने की कोई सीमा आज तक कोई निर्धारित नहीं कर सका है। हम 10 रुपए कमा रहे हैं, हम सोचेंगे कल हम 15 रुपए कमाएं। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आप सोचोगे कि हम कल 2 लाख रुपए कमाएं। लेकिन एक ऐसा स्टैंडर्ड सैलरी और वेजेस का होना चाहिए जिससे कि वर्कर एम्प्लॉय में कुछ संतुष्टि हो जाए। जैसे मान लीजिए हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए कहीं हम काम कर रहे हैं, मुझको 15,000 रुपए मिल रहा है। ठीक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसी काम को करने के लिए मुझको 20,000 रुपए मिल रहा है। पक्का जैसे मुझको अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दूंगा। तो यहीं पर टेलर साहब बताते हैं स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ टेक्निक में कि उनको सैलरी या वेजेस जो भी चीज दे रहे हैं आप, उनको एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ उनको फियरलेस एकदम एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और अगर इसके साथ और उनको बेनिफिट दे दें जिनको PERKS के नाम से अक्सर जाना जाता है, बोनस के रूप में, इंश्योरेंस के रूप में, मेडिकल फैसिलिटी के रूप में या अन्य किसी रूप में, तब तो शायद और अच्छे ढंग से वो लोग काम कर सकते हैं। तो आज स्टूडेंट्स यही 2 पॉइंट यहां पर हम लेते हैं। पहला पॉइंट था आपका फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा पॉइंट आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अगले वीडियो में जितने और पॉइंट्स बचे हैं, जो भी 2, 4, 5 पॉइंट्स बचे हैं, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और तीनों वीडियो मिला करके जब आप देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तब आपको F.W. टेलर साहब का साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नोट्स मत बनाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किताब कॉपी मत खरीदिए, लेकिन चैलेंज जरूर मैं क्या कर रहा हूं कि अगर आप अच्छे ढंग से देखेंगे तो शायद आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाते जाते फिर वही शब्द दोहराएंगे स्टूडेंट, नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती है। दूसरा, जितना आप नॉलेज स्प्रेड करेंगे मल्टीपल होकर के आपके पास आएगा। और जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग नए चैनल पर आए हैं, चैनल पर नए लोग, वो लोग तो अपना सब्सक्राइब कर ही देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।